व्यक्ति बलराम जिसका शव उसके घर के बरामदे में पड़ा हुआ है और उसका जो गला है वो किसी धारदार हथियार से रेता गया है। इस चीज को देखकर बलराम का छोटा भाई क्योंकि जो कि पड़ोस में ही अपना घर बनाकर रह रहा था, वो भागा दौड़ा आता है और आने के बाद अपने भाई की इस हालत को देखने के बाद भाभी भाभी चिल्लाता है। दरअसल बस बलराम की जो पत्नी है उसका नाम पूजा होता है और इसके 2 बच्चे होते हैं। जब वो भाभी भाभी चिल्लाता है तो उस डेड बॉडी को छोड़कर पूजा कमरे के अंदर से निकलती है और कहती है कि देवर जी, पता नहीं किसने क्या किया है और किसने इनकी जान ले ली। देवर कहता है कि आपने तो हमें बताया भी नहीं, ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कोई तो आया होगा, अपने आप तो ये सब कुछ नहीं हो सका। इस बात पर पूजा शांत हो जाती है। अब इस कहानी के पीछे एक ऐसा मोड़ आता है जिसे सुनकर भी हैरानी होती है और हर रिश्ते से विश्वास उठ जाता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना है वो शाहजहांपुर की है। यहाँ पर एक प्यारा सा परिवार है। परिवार का मालिक बलराम, पत्नी पूजा होती है, इसके 2 बच्चे हैं और बहुत ही हंसी खुशी ये लोग रहते हैं। अब जब ये लोग अपनी गृहस्थी में रहते हैं तो यहाँ पर इनकी शादी को महज 5 ही साल हुए थे, तब ये हादसा हो जाता है। उस हादसे के बाद अब जो ये देवर है, गांव वाले कहने लगते हैं कि इसे किसने मारा है, भाई पुलिस को बुलाओ। देवर भी कहता है कि पुलिस को बुलाओ, जांच पड़ताल करेगी किसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया है। पुलिस आती है, 112 पर वहाँ कॉल किया जाता है और यहाँ पर पुलिस आने के बाद अब वो डेड बॉडी को अपने कंट्रोल में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हालांकि सबको पता चल रहा था कि भाई गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है और इसी वजह से इसकी जान गई है। लेकिन कानूनी कार्रवाई में कागज़ों की बहुत अहमियत होती है। हर चीज़ लिखित में होनी चाहिए, हर चीज़ की रिपोर्ट होनी चाहिए और इसी रिपोर्ट का इंतज़ार वो लोग करते हैं। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके परिवार को दे दिया जाता है। अब 2 दिन हो जाते हैं। इधर पुलिस वाले भी परेशान थे कि भाई किसने इसको मारा है। वो तहकीकात तभी से शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर बलराम का छोटा भाई थाने पहुँचता है और कहता है, साहब मेरे भाई को मार दिया और आपने अपने केस को आगे नहीं बढ़ाया, मेरे भाई को इंसाफ कब मिलेगा। यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि भाई कोई क्लू मिलेगा तभी तो हम वहाँ से जांच शुरू करेंगे, हम ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई क्लू ही नहीं मिल रहा, किसी ने किसी को देखा ही नहीं है, अब हम क्या करें। इस बात पर जो देवर है वो शक जताता है। वो कहता है कि साहब मुझे मेरी भाभी पर शक है। दरअसल मेरी भाभी अच्छे करेक्टर की नहीं थी। अब इस बात को वो कहता है और वही पुलिस को तो घर से ही जब इत्तला मिलती है तो पुलिस सख्त एक्शन लेती है। वो तुरंत वहीं पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद उस महिला को पूछताछ के लिए लेकर आती है, यानी कि पूजा, जो अपने पति के लिए रो रही थी, बिलक रही थी, आंसू बहा रही थी और ये कह रही थी बार बार कि मेरे पति से किसको क्या दुश्मनी थी, किसने मेरे पति के साथ ऐसा क्या किया है, क्यों किया है। यही बार बार वो कह रही और रो रही थी और ये कहती है कि वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। जब वो बार बार ये बात कहती है तो सभी पूछते हैं क्या तुमने उन्हें देखा है, तो वो कहती है कि नहीं, मैंने किसी को भी नहीं देखा, बस मैं ऐसे ही कह रही हूँ, अगर मेरे सामने ये सब कुछ हुआ होता तो मैं जान ले लेती, मैं तो सोती रह गई, मुझे पता ही नहीं चला ये क्या हुआ। पुलिस भी उसकी बातें सुनती है। अब वो थाने में जाकर भी यही चीज़ सब कहने लगती है, लेकिन पुलिस तब तक उसकी सीडीआर निकलवा चुकी थी। सीडीआर में पता चलता है जो पूजा है ये अपने भांजे से बहुत बात करती है और ठीक उस वक्त, क्योंकि अब 2 दिन हो चुके थे, इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, उस वक्त इसका जो भांजा है उसकी लोकेशन भी इसके ही पास होती है। यानी कि जब इस व्यक्ति की जान ली गई तो भांजा और मामी वहीं पर थे। 2 लोगों का पता चलता है। अब उस लड़के को भी उठाया जाता है जो कि पूजा का सगा भांजा होता है और ये बलराम जो अब इस दुनिया में नहीं रहा वो उसका सगा मामा होता है। दोनों से पूछताछ गहनता से की जाती है तो दोनों एक ऐसा खुलासा करते हैं जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। किसी के पास शब्द ही नहीं रहते और ये सोचते हैं कि इन्होंने कितने अच्छे रिश्ते को कलंकित किया है। अब यहाँ पर जब उन्हें पूछा जाता है तो पूजा बताना शुरू करती है। पूजा कहती है कि साहब मैं अपने भांजे से प्रेम करती हूँ और प्रेम पर किसी की रोक नहीं है,
मुझे इसके साथ रहना है और इसे मेरे साथ रहना है। 2 साल से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अभी तक हमारी शादी को सिर्फ 5 साल हुए हैं। 5 साल में से 3 साल तक मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। मुझे सिर्फ अपने पति बलराम से प्यार था और उन 3 सालों में मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया। वो बच्चे जो मेरे अभी बहुत छोटे छोटे हैं और मैं अब अपने भांजे के संपर्क में आती हूँ। दरअसल मेरा भांजा ही मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा करता था, मेरे आगे पीछे घूमता था। मेरे पति बलराम जो कि अपने काम में व्यस्त रहते थे, वो कभी भी मुझे समय नहीं देते थे। सिर्फ मेरा भांजा है जो मुझे मार्केट लेकर जाता, मेरे लिए छोटी छोटी नई खुशियों का ध्यान रखता, नई नई चीज़ें ला कर देता और वही मेरी केयर किया करता था। जब एक इंसान किसी की इतनी केयर करता है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है और ऑटोमेटिकली हम आकर्षित होते हैं। वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैं इससे प्रेम करने लगती हूँ, ये मुझसे प्रेम करता है और 2 साल तक हमारे प्रेम को किसी की नज़र नहीं लगती है। अब एक शाम जब मेरे पति रोज़ शाम को लेट तक घर पर आते थे, एक शाम करीबन 4 बजे मेरे पति घर पर आ जाते हैं। जब मेरे पति घर पर आते हैं उस वक्त मेरा भांजा मुझसे मिलने के लिए आया हुआ था। मेरे बच्चे आंगन में खेल रहे थे और हम दोनों मिल रहे थे। मेरा पति जिस वक्त आता है वो हमें कुछ ऐसी स्थिति में देखता है कि वो सब कुछ समझ जाता है। वो मुझसे सवाल जवाब करता है। वहाँ से मेरे भांजे को डांट फटकार कर भगा दिया जाता है। उसके बाद वो मुझे रोज़ शराब पीकर पीटने लगा था। बात बात पर वो मुझे ताहने देने लगा था कि तुम कैसी महिला हो, तुम्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। मैं सारा दिन तुम्हारे लिए कमाता हूँ और तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरी पीठ पीछे मेरी ही ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, अपने इस प्यारे से रिश्ते को बर्बाद कर रही हो। मैं ही तुम्हें कमा कर देता हूँ और तुम मेरा ही लिहाज नहीं करती। ऐसे बहुत सारी बातें उनमें होती हैं और अब रोज़ का हो गया था। ये रोज़ उसे किसी न किसी बात पर, यानी कि वो उससे खफा हो चुका था बलराम जो है वो पूजा से, और बात बात पर उसे डांटता फटकारता, उससे लड़ाइयाँ करता। लगातार ये सिलसिला चल रहा था। अब ये भांजा और मामी प्लान बनाते हैं, क्योंकि दिन में तो ये अपने काम पर रहता था, क्योंकि इसे अपने बच्चों के लिए कमाना था जो अभी छोटे थे। वो अपनी दुनियादारी को अभी नहीं समझते थे। अब यहाँ पर बलराम काम के लिए चला जाता है, पीछे से भांजा आता है, क्योंकि ये छुपी हुई बात थी ना, पड़ोसियों को पता था कि भाई इनमें लड़ाई हो चुकी है और ये आ गया। जिससे कोई कुछ कहता ऐसा लगता है कि भाई परिवार के लोग हैं। अब ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि आज रात इसका काम तमाम करना है। वो रात होती है, बलराम आता है। बलराम शराब पी कर आता था, आकर खाना खाता है और अब सो जाता है। जब वो सो जाता है तो रात के 12 बज जाते हैं। रात के 12 बजे वो अपने प्रेमी यानी अपने भांजे को कॉल करती है और कहती है कि आ जाओ, ये सो चुका है। वो आते हैं। जो वो प्रेमी है वो अपने साथ अपने एक दोस्त आशीष को लेकर आता है। दोनों आते हैं और आने के बाद अब उस कमरे में एंटर करते हैं। उस कमरे में आने के बाद जो यानी कि इसका प्रेमी है भांजा, वो अपने मामा के पैर पकड़ता है और इसकी पत्नी पूजा खुद हसिया, जो कि न्यार काटने वाला यानी कि भैंसों का चारा काटने वाला दरांत जो होता है उसे हसिया बोलते हैं बहुत जगह, उसे लेकर अपने पति के सीने पर बैठ जाती है और उसके गले पर बुरी तरीके से ऐसा वार करती है कि वो उसी समय इस दुनिया से चला जाता है। जब उसकी आवाज़ आती है तो बच्चे जगते हैं और बच्चे कहते हैं मम्मी पापा को क्या हुआ? तो मम्मी बड़ी शांत आवाज़ में कहती है कि बेटा तेरे पापा बीमार थे, इनको सुई लगाई है और इस वजह से ये चिल्लाए थे। पापा इस दुनिया से जा चुका था। बच्चे ये सुनकर सो जाते हैं कि पापा को बीमारी है और डॉक्टर सुई लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि वो जो भांजा अपने साथ उस दोस्त को लेकर आया था वो बच्चे उसे डॉक्टर समझ रहे थे। वो बच्चे सो जाते हैं और ये सारी बातें अब वो पुलिस को बता चुके थे। पुलिस भी सुनकर हैरान थी कि मासूम बच्चों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया, उनके सर से पिता का साया छीन लिया। अब पुलिस इनके खिलाफ चार्जशीट दायर करती है और उन तीनों लोगों को, मामी, भांजा और उसका दोस्त, तीनों लोगों को जेल पहुंचा देती है। लेकिन यहाँ पर ये दो मासूम बच्चे हैं जो बलराम और पूजा के बच्चे हैं। इनका क्या दोष था? इन्हें क्यों अनाथ बना दिया गया? इसकी माँ के ऐसे कर्म थे जो कि ना तो अब बच्चों के सर पर पिता का साया है और ना ही उनकी माँ का साया रहा, क्योंकि माँ अब जीवन भर जेल में रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं की मानसिकता के बारे में, जो महिला अपने पति से प्रेम कर शादी करती है? क्योंकि ये जो शादी थी ये प्रेम विवाह था। उसके बाद ये अपने प्रेमी के साथ रहती है
और उस समय भी ये नहीं सोचती है कि भाई मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, अगर मुझे या मेरे पति को कुछ हो जाता है तो ना तो प्रेमी ज़िम्मेदारी उठाएगा और ना अकेली मैं ज़िम्मेदारी उठा सकती हूँ। ये सोचने वाली बात है, लेकिन आजकल की महिलाएं ये बात नहीं सोच रही हैं और ऐसे क्राइम हमारे सामने बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं। इन सभी को हम रोकना चाहते हैं, इसीलिए हम इन घटनाओं को आपके साथ साझा करते हैं कि कभी कोई आपके साथ तो कोई ऐसा धोखा नहीं कर रहा, क्योंकि पार्टनर का जो धोखा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बहुत ही बुरा होता है, दिल से तोड़ कर रख देता है। यहाँ पर बलराम शराब पीना तभी शुरू करता है जब उसकी पत्नी उसे धोखा दे चुकी होती है। जब उसे पता चल चुका था कि मैं तो लुट चुका हूँ, मेरी जो पत्नी है वो मुझे धोखा दे रही है, मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ गुलछर्रे उठा रही है। ये चीज़ उसे तोड़ जाती है और वो शराब की तरफ मुँह कर लेता है, अपनी पत्नी से मुँह मोड़ लेता है। लेकिन वो भी ये भूल चुका था कि मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने पैदा किया है, मेरी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना। यहाँ पर कोई कोई ही पति ऐसा निकल पाता है जो अपने बच्चों के बारे में सोचता है और ऐसी महिलाओं से दूरी कर लेता है। कुछ समय पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक पति को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चलता है। उसकी पत्नी उसके दोस्त से प्रेम करती है। वो अपनी पत्नी को तलाक देता है और बाकायदा कहता है कि तुम इसके साथ शादी करो और इसके साथ रहो, मुझे माफ़ करो। वो अपनी बेटी को लेकर आ जाता है और आज भी वो अपने गाँव में जीवित है। मैं चाहती हूँ हर मर्द इतना समझदार बने। अगर आपका पार्टनर, या महिला की भी बात करती हूँ, अगर आपका पार्टनर आपको इस वजह से परेशान करता है तो आप बिल्कुल कदम पीछे हटा लें, क्योंकि ऐसे रिश्ते को निभाने का कोई फ़ायदा नहीं है जिस रिश्ते में बेवफाई हो जाती है। वो तो फिर एक दूसरे के साथ जिम्मेदारियां होती हैं जिनसे लोग जुड़े होते हैं, और जिम्मेदारियों को ज़्यादा दिन लोग नहीं उठा पाते, उन्हें वो बोझ लगने लगती हैं और इस चक्कर में क्राइम हो जाता है। इसीलिए मैं इन कहानियों को लेकर आती हूँ। आपको जैसा भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।